हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 के विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के टेस्ट पेपर को हल करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं टेस्ट पेपर के हल को। ठीक है, और ध्यान से देखिएगा, एक एक सोल्यूशन को आप बड़े ध्यान से देखिएगा और अगर कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए ताकि उसका हम जो है निदान कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है, ठीक है ना। पहला ही प्रश्न बड़ा अजीब है, आपको दिख रहा होगा। कहा जा रहा है कि 2FeCl3 प्लस H2O प्लस Y इज इक्वल टू FeCl2H2SO4 2HCl। कह रहा है इसमें इस रासायनिक अभिक्रिया में जो Y है, Y क्या है। तो बच्चों एक बात देखिए, यहाँ पे सल्फर बिल्कुल नहीं है और यहाँ पे सल्फर आ गया है, तो यानी ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। बचे 3 ऑप्शन। अब तो इसमें जो है बच्चों, अगर SO2 आ जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो है इसको विस्थापित भी नहीं कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड यहाँ पर होगा, रिएक्ट करके चीजें बनेंगी। ठीक है ना, जैसे आप देख लीजिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड आपका सही है कि नहीं। अगला देखते हैं। कह रहा है अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड यानी NH3 और HCl क्रिया करके क्या बनाते हैं। तो ये बनाते हैं NH4Cl। क्या बनाते हैं? NH4Cl यानी बनाते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, कह रहा है NH4Cl इज इक्वल टू NH4 प्लस Cl माइनस। तो ये क्या है बच्चों? देखिए यहाँ पे आयन आ गए हैं, तो आयन आ गए हैं तो इसको कहा जाएगा आयनिक वियोजन। क्या कहा जाएगा? आयनिक वियोजन हो जाएगा। ठीक है ना। चौथा है, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए पदार्थ बनते हैं। देखिए बच्चों, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों के विनिमय से नए पदार्थ बनते हैं उसको कहा जाता है द्विविस्थापन क्रिया। अब द्विविस्थापन कह दीजिए या उभय अपघटन कह दीजिए, बात वही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, उभय अपघटन, ये आपका सही उत्तर होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा उभय अपघटन। ठीक है। अगला है, निम्न में से क्या रासायनिक परिवर्तन है। बच्चों रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें कोई नया पदार्थ बने। तो इसमें जो लोहे में जंग लगना है ये एक रासायनिक परिवर्तन होगा, क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है। तो लोहे में जंग लगना ये आपका जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। अब बच्चों ऑप्शन में तो रासायनिक दिया ही नहीं है, आप रासायनिक ढूंढ रहे होंगे। तो बच्चों लोहे में जंग लगना जो है फार्मूला होता है Fe2O3 इंटू XH2O। तो बच्चों ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। तो लोहे पर जो जंग लगना है ये ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, क्योंकि लोहे के अणु से जो है आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के अणु जो है ऐड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की क्रिया है। तो हमारे शरीर में जो भोजन का पचना है, अब इसको थोड़ा समझिएगा। तो भोजन पचने का मतलब क्या होता है? भोजन टूटना। अब भोजन टूट के क्या बनता है? सरल पदार्थ में बढ़ता है। तो टूटना को हम क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। तो भोजन का पचना जो है अपघटन होगा। ठीक है ना। हाँ अच्छा, अगर इसी में श्वसन होता कि श्वसन कौन सी क्रिया है तब तो हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, लेकिन यहाँ पे श्वसन न बोल के पाचन बोला है, पचना बोला है, तो पचने का मतलब होता है अपघटन अभिक्रिया। तो 7वें का ऑप्शन नंबर ए होगा। 8वां, उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। अब कहा जा रहा है यहाँ पे उष्मा शोषी अभिक्रिया होती है जिसमें, तो उष्मा विद्युत में परिवर्तित होती है, बिल्कुल गलत। उष्मा का शोषण होता है, बिल्कुल सही। उष्मा शोषी अभिक्रिया में जो है उष्मा का शोषण होता है, उष्मा अवशोषित की जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मा का अवशोषण। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। अगला कहा जा रहा है प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है। बच्चों ये प्रश्न थोड़ा सा आपके लिए अटपटा हो सकता है। देखिए तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया मुख्य गुण है। देखिए बच्चों, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड, और पैराफिन का मतलब यहां पर एल्केन से है, और एल्केन में होता है बच्चों सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड की वजह से ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पैराफिन। ठीक है ना। तो पैराफिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो आप जानते हैं कि दूध से दही बनता है, एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दही एक नया पदार्थ बन जाता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होगा। अगला, निम्न अभिक्रिया में दिख रहा है आपको कि
जो है किस प्रकार की है, निम्न अपक्रिया किस प्रकार की है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों क्रियाएं हैं लगभग एक जैसी हैं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस प्रकार की हैं। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देखिए योग अभिक्रिया, द्विविस्थापन, अपघटन, विस्थापन। तो आप देख रहे हैं कि ये इसके पास चला गया, इसके पास आ गया, ये जो है इसके पास चला गया, ये इसके पास आ गया, तो कहीं ना कहीं द्विविस्थापन ही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा। ठीक, अगला है अभिक्रिया CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O में आक्सीकारक पदार्थ है। बच्चों आक्सीकारक होता क्या है, देखिए तो जो किसी अभिकारक पदार्थ का आक्सीकरण करे उसे आक्सीकारक कहेंगे। तो सबसे पहले आप ये पता करिए कि आक्सीकरण हो किस कारण है। तो बच्चों जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसी का आक्सीकरण करण होगा। तो आप देखिए हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या बना, तो यहां पे H2 का जो है ऑक्सीकरण हो रहा है, H2 का क्या हो रहा है, पानी में ऑक्सीकरण हो रहा है। तो किया कौन है ये, तो इसलिए Cu जो O है ये हो जाएगा ऑक्सीकारक। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट होगा, कॉपर ऑक्साइड जो है यहाँ पे ये हो जाएगा ऑक्सीकारक, क्योंकि हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है जल में। तो किया कौन है, तो कॉपर ऑक्साइड, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा। अगला देखते हैं रासायनिक दृष्टि से जंग है। अब बच्चों जंग का फार्मूला होता है, अभी लिखे थे हम Fe3O4 इंटू XH2O। H2O को बच्चों हाइड्रेट बोलते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा ये फेरिक, तो हो जाएगा हाइड्रेट फेरिक। Fe3O4 या F2O3 होता है, F2O3 भी बोलते हैं इसको। तो बच्चों कहीं ना कहीं ये जो है आपका हो जाएगा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड, इसका जो है राइट आंसर होगा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 होता है, ठीक है ना बच्चों, सॉरी इसका जो होगा Fe2O3 Fe2O3 इंटू XH2O, ये इसका होता है सूत्र। तो चूंकि हाइड्रेट माने पानी है और फेरिक तो आयरन है और ऑक्साइड तो ऑक्साइड है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट हो जाएगा। अगला है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को कहा जाता है, तो सबको पता है इसको कहा जाता है अभिकारक, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट होगा। भाग लेने वाले पदार्थों को तो अभिकारक ही कहा जाता है। अगला है ऑक्सीकरण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें, देखिए बच्चों ऑक्सीकरण में आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इलेक्ट्रॉन पृथक होंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए 15 का क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पृथक होंगे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो सही है। अगला है निम्न में से किस पदार्थ का अपचयन हुआ है, तो बच्चों जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसी का अपचयन हुआ है। आप देखिए MnO2 में से ऑक्सीजन निकल गया, यानी MnO2 का ही क्या होगा, MnO2 का ही हुआ है यहाँ पे अपचयन हुआ है। अच्छा ये एल्युमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का जो है वो हुआ है ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है ना, इतना हो गया। अगला है लेड सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, तो बच्चों लेड सल्फेट, देखिए लेड का मतलब होता है Pb, सल्फेट माने SO4। बच्चों इसका आयन प्लस का दो, इसका आयन माइनस का दो, यानी दोनों एक साथ रहेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हो राइट होगा PbSO4। 18वां अभिक्रिया SO2 H2S H2O 3S में अपचायक कौन है, तो बच्चों अपचायक की बात हो रही है तो पहले तो ये पता करिए कि इसमें से अपचयन किसका हो रहा है, क्योंकि जिसका अपचयन होगा उसके बगल वाला ही तो अपचायक कहलाएगा। देखिए अपचयन का मतलब होता है जिससे हाइड्रोजन निकले, मतलब अपचयन का मतलब होता है जिससे ऑक्सीजन निकले। देखिए यहां से आप यहां पे आइए, आप बताइए क्या हो रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो ऑक्सीजन की कमी का मतलब ये है बच्चों, ऑक्सीजन की कमी का मतलब है इसका अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन हो रहा है तो कौन करेगा, तो H2S करेगा। तो H2S जो है यहाँ पे अपचायक हो जाएगा, तो अपचायक कौन होगा, H2S, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा। 19 नंबर लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो
तो लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस तो बनेगा ही बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए ही है जिसमें हाइड्रोजन गैस की बात है, और बाकी तो ये बनेगा ही। आप रिएक्शन पूरा कर लीजिएगा। कैसे होगा, आयरन की क्रिया करा दीजिए HCl से, तो बन जाएगा FeCl2 अब प्लस हाइड्रोजन गैस आप 2 से गुणा कर दीजिए, बन जाएगा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको ये पता है, आप लोगों ने कई बार देख चुका है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, लेड नाइट्रेट का सूत्र होता है। अब बच्चों लेड को बोलते हैं Pb और नाइट्रेट को बोलते हैं NO3। इसका आयन प्लस का 2, इसका आयन माइनस का 1। तो आपको पता है इसमें 2 से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा Pb और NO3 का टेकन ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट हो जाएगा। ठीक, अगला है उदासीन अभिक्रिया होती है। उदासीन अभिक्रिया का मतलब, उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब है अम्ल और क्षार में। जब अम्ल और क्षार क्रिया कराए जाते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो उदासीनीकरण जो अभिक्रिया है वो अम्ल और क्षार में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है इसका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। बच्चों इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होगी तो वो तो कहलाएगा अपचयन। तो ध्यान रखिएगा, ग्रहण करने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, और जब ग्रहण करने से इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि अपचयन होती है और इलेक्ट्रॉन कमी ऑक्सीकरण होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है एब्सोल्युटली राइट होगा। अगला हाइड्रोजन के जलने से संबंधित रासायनिक क्रिया है। बच्चों ये बहुत बच्चे डाउट में है, भाई हाइड्रोजन को जलाएंगे तो क्या बनाएगा, वो बनाएगा, हाइड्रोजन को बनाएंगे तो जल बनाएगा। अगर हाइड्रोजन जलेगा तो बच्चों क्या बनेगा, वो बन जाएगा जल। ठीक है, अगर हाइड्रोजन जलेगा तो क्या बन जाएगा, वो जल बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं ये हाइड्रोजन के जलने से जो है जल बन रहा है। क्या बन रहा है, जल। तो हाइड्रोजन के जलने से बच्चों जल बनेगा, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब जल बन रहा है चूंकि, तो इसमें हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो तो ऑक्सीकरण हो जाएगा बच्चों। इसलिए राइट आंसर होगा ऑक्सीकरण ही होगा। बच्चे सोच रहे होंगे हाइड्रोजनीकरण, नहीं, हाइड्रोजनीकरण अलग चीजें होती हैं, आप पढ़ेंगे 4th चैप्टर में, ठीक है ना। यहाँ ऑक्सीकरण हो जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अगला है, जब कॉपर सल्फेट के घोल में लोहे की कील या पत्ती डुबोई जाती है तो किस रंग का हो जाता है। देखिए बच्चों, जब कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डाली जाती है तो ये इसको विस्थापित कर देता है, बनाता है FeSO4 प्लस कॉपर। तो बच्चों ये जो है ये हरे रंग का लगभग होता है, ग्रीनिश, बहुत तो हरा नहीं होता है, हल्के हरे रंग का विलयन बना देता है। तो ये हो जाएगा हरा रंग, इसका जो है ये राइट आंसर होगा। तो कॉपर सल्फेट के घोल में जब लोहे की कील या पत्ती डाली जाती है तो उसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है, हल्का हरा। बच्चों कॉपर सल्फेट जो है ये हल्का नीले रंग का होता है, तो नीले रंग से जो है हल्का हरे रंग का हो जाएगा। ठीक, अगला, जब हम दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। बच्चों आप जानते हैं जस्ता एक धातु है, ये अम्ल है, तो धातु अम्ल से क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है, निम्न में से कौन से उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अब बच्चों देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण नहीं, ये तो उष्मा शोषी नहीं, उष्मा उत्सर्जी है, तो ये उष्मा शोषी नहीं होगा, गलत है। ठीक है, और शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, इसके लिए हमें उसको उष्मा देना पड़ेगा, सही है। जल वाष्प का संघनन, नहीं, उष्मा मिलेगा। जल का वाष्प में बदलना, तो जल को वाष्प बनाने के लिए हमें उष्मा देना पड़ेगा, यानी उष्मा शोषी। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 सही है, तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे राइट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 27, दी हुई अभिक्रिया में अपचायक है। बच्चों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप उसका अपना उत्तर बता दीजिएगा कमेंट में कि क्या होगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ चुका है, बता दे रहे आपको H2S होगा। ठीक है ना बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 28, इसका उत्तर आप लोग प्रयास करिए कि मीथेन के दहन से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, मीथेन के दहन से प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों, मीथेन की अगर हम बात करें तो मीथेन का फार्मूला होता है CH4, दहन का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, तो ये बना देता है कार्बन डाइऑक्साइड और बनाता है जल। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा, ये हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 29,
क्या कह रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड का वियोजन किस ऊर्जा के कारण होता है। सिल्वर ब्रोमाइड बच्चों ये जो है आप लोग पढ़ चुके हैं, ये प्रकाश के द्वारा ही इसका वियोजन होता है, इसीलिए इनको हम बताए थे आपको कहाँ रखते हैं, तो इनको रखा जाता है रंगीन बोतलों में, इनको रखा जाता है इसीलिए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक आती है। क्यों आती है भाई, तो आपको बता चुके हैं क्योंकि जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को ही तो हम चाक बोलते हैं या चूना पत्थर बोलते हैं या इसी को संगमरमर बोला जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट। अगला, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण हैं। अब बच्चों द्विविस्थापन का मतलब यह है कि आयनों का विनिमय, तो इसमें तो आयनों का विनिमय की अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो रहा है, इसमें सोडियम जो है क्लोरीन के साथ जा रहा है और सल्फेट जा रहा है बेरियम के साथ। तो आप देख रहे हैं कि ये ऑप्शन नंबर दूसरा ही परफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब कुछ बच्चे जो है ऑप्शन नंबर 4 को समझ रहे होंगे, तो बच्चों ऑप्शन नंबर जो 4 है, अब इसमें अगर आप समझेंगे, ठीक है ना, तो ये भी आप तो बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है आ रहा है कार्बन के साथ और हाइड्रोजन जो आ रहा है भी आ रहा है इसके साथ, तो बच्चों ये द्विविस्थापन नहीं होगा, ये तो एक प्रकार का दहन यानी ऑक्सीकरण हो जाएगा। देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 तो राइट है। अब देखते हैं क्या होगा, देखिए तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए क्या रहा है, पहला और चौथा, दूसरा केवल पहला और दूसरा, तीसरा और चौथा, तो केवल दूसरे का कॉम्बिनेशन बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, NH4Cl में NH4 प्लस Cl माइनस अभिक्रिया है, ये कैसी अभिक्रिया है। तो बच्चों ये तो एक प्रकार की देखा जाए तो आयंस में टूट रहे हैं, तो ये आयनिक वियोजन है, तो आयंस का हो जाता है आयनिक वियोजन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में योगात्मक अभिक्रिया है। बच्चों योगात्मक का मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर उत्पाद एक ही बनाए, अगर एक ही उत्पाद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ही तो ऐसा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं H2O, तो ये आपकी योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है ना, राइट है। अगला है, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते हैं उसे कहा जाता है उभय अपघटन। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना बच्चों। अगला है, जब हम थोड़ी मात्रा में सोडियम कार्बोनेट एक परख नली में लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। जब हम थोड़ी मात्रा में सोडियम कार्बोनेट एक परख नली में लेकर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो बच्चों अगर थोड़ी मात्रा में सोडियम कार्बोनेट और परख नली मिला दिए तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सोडियम कार्बोनेट जो है ये तो हो गया, और अम्ल मिला दें तो आपको ये रिएक्शन करा चुके हैं, तो इसमें उत्पन्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है ना, तो सोडियम कार्बोनेट का मतलब होता है Na2CO3, ठीक है, और इसमें क्या मिला रहे हैं, तो तनु HCl मिला रहे हैं, तो HCl मिला रहे हैं, तो ये बन जाता है H2O प्लस CO2, और क्या बन जाएगा, तो ये और बन जाएगा NaCl, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है सोडियम कार्बोनेट को जब मिलाएंगे तो यहाँ से निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये धातु थोड़ी ना है, ये निकल जाएगा हाइड्रोजन गैस, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा यहाँ से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्न अपक्रिया एक उदाहरण है, तो Pb प्लस कॉपर क्लोराइड प्लस दिस एंड दिस। तो बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि लेड जो है कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो अगर लेड जो है कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है तो ये तो विस्थापन अपक्रिया होगा। विस्थापन अपक्रिया का मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर होगा विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है। 37 कह रहा है कि अपघटन अपक्रिया है। बच्चों अपघटन का मतलब होता है कि दो पदार्थ, या अपघटन का मतलब होता है एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थ बनाए। तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें ऐसा केवल यही हो रहा है कि पोटेशियम क्लोराइड जो है अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बना रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपघटन अपक्रिया का ये हो गया। अगला है
लेड नाइट्रेट के घोल में पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है? तो बच्चों ये पीले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। याद कर लीजिए कि पोटेशियम आयोडाइड मिलाएंगे लेड नाइट्रेट में तो बनाएगा लेड आयोडाइड बनाएगा, तो पोटेशियम जो है वो क्या हो जाएगा, अवक्षेप जो है पीले रंग का प्राप्त होता है। तो ये याद कर लीजिए आप लोग। अगला है 39 नंबर। मान लीजिए कोई पदार्थ वह एक नया पदार्थ बनाता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो किस नाम से जाना जाता है? बच्चों देखिए, अगर अभिक्रिया में भाग लेगा तो उसे कहा जाएगा अभिकारक। अभिक्रिया में अगर भाग लेगा तो क्या कहा जाएगा? अभिकारक। 39 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्युटली राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, कोई रासायनिक अभिक्रिया के कारण जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? बच्चों अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई नया पदार्थ बन जाए उसे क्या कहा जाएगा? तो बच्चों नए पदार्थ को तो हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, उसे कहा जाता है क्रियाफल या उत्पाद। तो क्रियाफल या प्रतिफल बात वही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे एब्सोल्युटली राइट होगा। तो बच्चों हम लोगों ने जो 40 प्रश्न था एनसीईआरटी से आधारित रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बहुविकल्पी प्रश्न को तो हम लोगों ने कर लिया। बच्चों इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस भी किया था जिसमें मोर देन 50 क्वेश्चन थे। उससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी के अभ्यास प्रश्न को भी किया था और एनसीईआरटी के थ्योरी को भी पढ़ा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इतना सब कंप्लीट कर लिया होगा, और यदि इतना आपने कंप्लीट किया होगा तो निश्चित रूप से आपका चैप्टर ये पूर्ण रूप से तैयार हो गया होगा। और अब हम मिलेंगे इसमें अम्ल, क्षार एवं लवण चैप्टर जो है इसको कंप्लीट करेंगे 2 से 3 वीडियो में, फिर उसके प्रश्न करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।